अरे, आपने कभी नोटिस किया है मधुबनी पेंटिंग्स में हर चेहरे की आंख एकदम बड़ी बड़ी और आलमंड शेप की होती है। नाक लंबी और तीखी होती है और अक्सर फेस साइड प्रोफाइल में दिखाई देता है। पर क्यों क्यों हर पेंटिंग में इतने ब्राइट कलर्स यूज होते हैं? अगर आपके दिमाग में भी ये सारे प्रश्न घूम रहे हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज हम मधुबनी के बारे में टॉप 11 क्यूरियस क्वेश्चंस का आंसर देंगे। उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर जो अक्सर आपके दिमाग में आते हैं पर आप कभी उनका उत्तर जान ही नहीं पाते। पिछली वीडियो में हमने मधुबनी की हिस्ट्री और उसके टाइप्स के बारे में जाना था। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा हट के करेंगे, आपके मन के सबसे ज़्यादा क्यूरियस सवालों का आंसर देके। तो चलिए उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स में आंखें इतनी बड़ी और आलमंड शेप की क्यों होती हैं? देखिए, मधुबनी आर्ट में आंख सिर्फ एक बॉडी पार्ट नहीं है, इसे आत्मा का दर्पण माना जाता है। इसलिए आंखें अक्सर बड़ी बनाई जाती हैं, जिससे क्लैरिटी, सच्चाई और स्पिरिचुअल जागरूकता दिख सके। बड़ी आंख ये भी बताती है कि इंसान या भगवान दुनिया को गहराई से देख रहा है। अब आलमंड शेप की बात करें तो उसके पीछे भी सिंबॉलिज्म है। बादाम जैसी शेप की आंख सुंदरता, शांति और एक टाइमलेस एक्सप्रेशन को दिखाता है। ये शेप कैरेक्टर को काम और डिवाइन बनाता है, चाहे वो कोई देवी हो, सीताराम हो या कोई और रूप। मधुबनी के आर्टिस्ट चाहते हैं कि पेंटिंग देखने वाला तुरंत आंखों से कनेक्ट हो जाए, और इसीलिए आंखें सबसे ज़्यादा एग्जैजरेट और स्टाइल की गई होती हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, इस आलमंड शेप के पीछे और भी थ्योरीज हैं। आर्टिस्टिक एंड स्पिरिचुअल फोकस। बोल्ड और एलोंगेटेड आंखें एक फोकल पॉइंट क्रिएट करती हैं, जो पेंटिंग का स्पिरिचुअल और इमोशनल डेप्थ दिखाती हैं। विजडम एंड नॉलेज। कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से ये आंखें ज्ञान, बुद्धि और इमोशनल डेप्थ का प्रतीक है। मधुबनी पेंटिंग में नोज हमेशा इतनी लंबी क्यों होती है? देखा है ना आपने, हर फेस में लंबी तीखी नाक। ये एक स्टाइल है जिसे मिथिला के लोग आइडियल ब्यूटी का सिंबल मानते थे। इसे सुंदरता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता था। इसलिए चाहे श्री कृष्ण हो या सीता माता, सबकी नाक एकदम शार्प और लॉन्ग बनाई जाती थी। मिथिला पेंटिंग में फेसेस अक्सर साइड प्रोफाइल में ही क्यों बनाए जाते हैं? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, प्रैक्टिकल रीज़न, क्योंकि साइड प्रोफाइल में आँख और नाक दोनों क्लियरली हाईलाइट किए जा सकते हैं। मधुबनी में आँख बहुत बड़ी और एक्सप्रेसिव होती है और लंबी नाक भी एक स्टाइल का हिस्सा है। अगर फुल फ्रंट फेस बनाते तो प्रोपोर्शंस को एग्जैजरेट करना मुश्किल हो जाता। दूसरा कारण सिंबॉलिक है। साइड प्रोफाइल एक तरह की सिंप्लिसिटी और दिव्यता दिखाती है। इसमें फिगर का एक्सप्रेशन एक ही नज़र में समझ आ जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि श्री राम, सीता माता और श्री कृष्ण सबसे ज़्यादातर साइड पोज में ही बनाए जाते हैं। मिथिला आर्ट में हर खाली जगह में डिज़ाइन क्यों भर देते हैं? हर इंच भर दिया जाता है फ्लावर्स, लीव्स, फिशेस, पिकॉक्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न से। आर्ट हिस्ट्री में इसे कहते हैं हॉरर वैक्यूम। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है फियर ऑफ एम्प्टी स्पेस। इस टर्म को मैंने यहाँ इसलिए यूज़ किया क्योंकि मिथिला आर्टिस्ट्स को डर था कि अगर जगह खाली छोड़ दी जाए तो वहाँ नेगेटिविटी या बुरी चीज़ें आ सकती हैं। इसलिए वो हर स्पेस को शुभ सिंबल्स से भर देते थे, ताकि पेंटिंग में पॉजिटिविटी, प्योरिटी और एक कंटिन्यूस एनर्जी फ्लो बना रहे।
मिथिला पेंटिंग में एनिमल्स और नेचर का इतना रोल क्यों है? मछली प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, मोर प्रेम और सुंदरता का सिंबल है, सूर्य और चंद्रमा बैलेंस और होप का सिंबल है। इसी तरह हर छोटी चीज़ एक स्टोरी के साथ जुड़ी है। मतलब मधुबनी में कोई भी मोटिव जस्ट डेकोरेशन नहीं होता, सबका एक मीनिंग होता है और हमने उस मीनिंग को नेचर से जोड़ के रखा है जिससे हम उससे कनेक्ट कर पाएँ। इसलिए मधुबनी में एनिमल्स और नेचर का इतना रोल होता है जिससे हम अपनी धरती से कनेक्ट कर पाएँ। कौन से भगवान सबसे ज़्यादा बनते हैं और क्यों? मधुबनी में सबसे पॉपुलर है राधा कृष्ण, प्रेम और भक्ति के लिए, सीताराम मर्यादा के लिए, शिव पार्वती स्ट्रेंथ और यूनिटी के लिए, और गणेश जी क्योंकि वो शुभ आरंभ के देवता हैं। हर पेंटिंग में एक स्टोरी होती है क्या? बिल्कुल, हर मधुबनी एक कहानी सुनाती है, चाहे वो रामायण का सीन हो, राधा कृष्ण की लीला या फिर एक सिंपल नेचर इंस्पायर्ड स्टोरी हो। मतलब कोई भी पेंटिंग बस डेकोरेशन नहीं होती, उसके पीछे एक मैसेज छुपा होता है। इतने ब्राइट और नेचुरल कलर्स क्यों होते हैं? मधुबनी की सबसे सुंदर बात है उसके रंगों में। पहले का समय था जब कलर्स सिर्फ प्रकृति से बनते थे, जैसे हल्दी से पीला, कुमकुम या कुसुम के फूलों से लाल और इंडिगो से नीला। ये रंग ना सिर्फ सुंदर लगते थे बल्कि उनका अपना सिंबॉलिज्म भी होता था। जैसे लाल रंग शक्ति और उत्सव का प्रतीक है, पीला रंग शुद्धता और ज्ञान को दिखाता है, हरा रंग प्रकृति और जीवन का संकेत है। मतलब हर कलर के पीछे एक कहानी छुपी होती है और इसी वजह से मधुबनी पेंटिंग्स हमेशा इतनी ब्राइट, मीनिंगफुल और जीवंत लगती हैं। मधुबनी पेंटिंग्स ज़्यादा 3D क्यों नहीं होती, बस 2D क्यों होती हैं? मधुबनी एक फोक आर्ट है जिसमें सिंप्लिसिटी और सिंबॉलिज्म सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें डेप्थ, शैडो या पर्सपेक्टिव नहीं मिलता क्योंकि आर्टिस्ट का फोकस रियलिज्म पे नहीं बल्कि कहानी और भावना पे होता है। 2D स्टाइल एक तरह से फ्लैट कैनवस बनाता है जिसमें हर एलिमेंट क्लियरली विजिबल हो, जैसे श्री राम, सीता माता, सूर्यदेव या कोई और प्राणी, सब एक ही प्लेन पे होते हैं बिना 3D डेप्थ के। इस तरह से पेंटिंग ज़्यादा डेकोरेटिव लगती है और हर छोटी डिटेल को इक्वली हाईलाइट किया जा सकता है। यही वजह है कि मधुबनी का चार्म उसके 2D होने में ही है। फेसेस में कभी स्माइल या एक्सप्रेशन क्यों नहीं होता? गुड ऑब्जर्वेशन। मधुबनी में एक्सप्रेशंस सटल होते हैं, स्माइल या दर्द क्लियरली नहीं बताते क्योंकि ये आर्ट ज़्यादा सिंबॉलिक है, रियलिस्टिक नहीं। मतलब चेहरे से ज़्यादा स्टोरी और बैकग्राउंड काफ़ी कुछ कह देते हैं। बॉर्डर्स हर पेंटिंग में इतने इंट्रिकेट क्यों होते हैं? देखिए, मधुबनी की पहचान है उसके डिटेल्ड बॉर्डर्स, छोटी छोटी लाइंस, फ्लावर्स और क्रीपर्स। ये एक तरह का प्रोटेक्टिव फ्रेम है जिसे माना जाता था कि नेगेटिव एनर्जी पेंटिंग के अंदर घुस नहीं पाती। और हाँ, बॉर्डर के बिना मधुबनी अधूरी लगती है। देखा दोस्तों, मधुबनी के हर छोटे से एलिमेंट के पीछे इतना बड़ा सिंबॉलिज्म छुपा है। आँख, नाक, रंग, बॉर्डर्स सब एक कहानी सुनाते हैं। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।